अगले रोज सुबह 11 बजे के करीब सुनील के पांव पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभुदयाल के कमरे में पड़े। प्रणाम बंदा नवाज। सुनील विनीत भाव से बोला। प्रभुदयाल ने सिर उठा के उसे देखा और बोला, नमस्ते। बैठो बैठो रिपोर्टर साहब। शुक्रिया। सुनील उसके सामने एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। कुछ पियोगे? पी लूंगा। क्या? चाय कॉफी या ठंडा? कुछ भी माई बाप। बैगर्स आर नॉट चूजर्स। कम बोला करो। क्या करूं, जवान खुद ही फिसल जाती है। एएसएम जो ठहरा। आदत से मजबूर। वही। प्रभुदयाल मुस्कुराया। फिर उसने घंटी बजाकर एक हवलदार को तलब किया और उससे कॉफी मंगवाई, जो कि वो तुरंत लेकर आया। कॉफी चसकता प्रभुदयाल बोला, कैसे आए? नौकरी बजाने ही आया हूं। अच्छा। गगन महल वाले केस से अभी आपका वास्ता है या नहीं? मेरा हो या ना हो, तुम्हारा तो पूरा पूरा मालूम होता है। परसों ज्योति टावर पहुंच गए, चंद्र प्रताप का फ्लैट टटोलने। सिर्फ निगाहों से। हाथ तो मेरे कोट की जेबों में थे, हुजूर के हुक्म के मुताबिक। उस अनोखे हुक्म की वजह पूछ सकता हूँ कृपा निधान? यूं मुझे तसल्ली जो रहती कि तुमने वहां कुछ प्लांट नहीं किया, वहां से कुछ सरकाया नहीं। बस यही वजह थी? और क्या वजह होती? माई बाप, आप कुछ छुपा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है तो नहीं है। बहरहाल मेरा सवाल ये था कि गगन महल वाले केस से अभी आपका कोई वास्ता है या नहीं? सीधे नहीं है। वो लोकल केस है जिसकी तफ्तीश का सीधा जिम्मा झेरी की पुलिस चौकी के इंचार्ज का है, सब इंस्पेक्टर कृपाराम का है। वो तो जरूर ही कुछ करेगा। करने लायक है ही इस केस में कुछ कहाँ। तुम इसे एक आत्महत्या के केस के तौर पर बंद ही समझो। यानी कि आपके पास उससे ताल्लुक रखती जिक्र के काबिल कोई बात नहीं? कोई खास नहीं। ऐसी कोई नहीं जो तुम्हारी सुनीलियन सनक को केटर कर सकती हो। आम ही बता दो। आम ये है कि पोस्टमार्टम से कुछ हाथ नहीं आया है। हतप्राण उसी शॉटगन की गोली से मरा था जो लाश के पास पाई गई थी। वो सुसाइड नोट, जो चिट्ठी को वो चिट्ठी जो सूर्य प्रताप से वो चिट्ठी जो सूर्य प्रताप को संबोधित थी और मेज पर पड़ी पाई गई थी, उसी की लिखी हुई थी। हाँ। शक की कोई गुंजाइश नहीं। कतई कोई गुंजाइश नहीं। कई तरीकों से इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि वो चंद्र प्रताप का की ही हैंडराइटिंग है। ये निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुका है कि वो चिट्ठी चंद्र प्रताप ने ही लिखी थी। ओह। लाश की शिनाख्त की कोई अतिरिक्त कोशिश की गई? लाश चंद्र प्रताप के सिवाय और किसी की हो ही नहीं सकती। माई बाप, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। चंद्र प्रताप के फिंगरप्रिंट से भी लाश की शिनाख्त की गई है। मसलन रंगशाला के भीतर से बंद दरवाजे के ताले में जो चाबी लगी पाई गई थी, उस पर हथप्राण की उंगलियों के निशान थे। नीचे उसके बेडरूम में कई ऐसी चीजें थी जिन पर उसकी और सिर्फ उसकी उंगलियों के निशान होने मुमकिन थे, जैसे उसका सेफ्टी रेजर, उसका शेविंग ब्रश, उसकी कंघी, उसका बालों का गोल ब्रश। इन तमाम चीजों पर उनका शाही निशान, शेर का मुंह और चंद्र प्रताप सिंह के नाम के प्रथम अक्षर CPS अंकित थे। इन चीजों से उठाए गए उंगलियों के निशान हथप्राण की उंगलियों के निशानों से हूबहू मिलते हैं। ऐसे उंगलियों के निशान राजनगर के हथप्राण के फ्लैट से भी उठाए गए होंगे। सुनील ने गौर से प्रभुदयाल की तरफ देखा और फिर बोला, लगता है कि नहीं उठाए गए। जाहिर है, तभी तो तुम्हें वहां घुसने की इजाजत दी गई थी, तो तुम्हें अपने हाथ अपनी जेबों में रखने को कहा गया था। ओह, तो ये वजह थी उस हुक्म की। ये भी एक वजह थी। यानी कि फ्लैट से उंगलियों के निशान उठाने का काम अभी होगा? शायद ना भी हो। अगर पहले ही इस केस को निर्विवाद रूप से आत्महत्या का केस करार देकर फाइल बंद कर दी जाएगी, तो फिर उस काम की क्या जरूरत रह जाएगी? निर्विवाद रूप से तो इसे आत्महत्या का केस कहना मुहाल होगा, गरीब परवर।
क्यों भाई? क्योंकि सूरत से तो लाश की शिनाख्त हो नहीं पाई। लेकिन और तरीकों से हुई है, परिस्थितिजन्य सबूतों से हुई है। उसके पास जो 32 लाख रुपए की नकद रकम होनी चाहिए थी वो गायब है। प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि उस रकम की खातिर किसी ने उसका कत्ल कर दिया? उस महल में एक राजकुमारी मौजूद है जो अपने एक जुड़वा भाई के साथ दयनीय आर्थिक स्थिति में पहुंची हुई है। उस राजकुमारी को अपने बड़े भाई की कोई आर्थिक सहायता कबूल नहीं। उससे छोटा खानाबदोश भाई ऐसी कोई आर्थिक सहायता करने की स्थिति में नहीं है। बाकी जो शख्स बचता है वो चंद्र प्रताप है, जिसके पास की अपनी मौत से पहले 32 लाख रुपया मौजूद था। तुम ये कहना चाहते हो कि उस रकम को हथियाने के लिए बहन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया? उस रकम से गगन महल का जीर्णोद्धार हो सकता है। उस रकम से गगन महल के वासियों में खुशहाली लौट सकती है। वो रकम उन्हें घर का कीमती सामान बेचकर गुजारा करने की जिल्लत से बचा सकती है। तुम तुम पागल हो। अच्छा। अरे, अव्वल तो यही यकीन में आने वाली बात नहीं कि कोई बहन यूं अपने माँ जाए का कत्ल कर दे। दूसरे, कैसे वो उससे सुसाइड नोट लिखवा सकती थी, क्योंकि स्थापित हो चुका है कि चंद्र प्रताप के अपने हस्तलेख में था। कैसे वो चंद्र प्रताप को शॉटगन की नाल ठोडी के नीचे लगाकर कुर्सी पर बैठने को मजबूर कर सकती थी? कैसे वो अपनी करतूत के बाद रंग महल का दरवाजा यूं भीतर से बंद कर सकती थी कि चाबी ताले के भीतर की तरफ लगी मिले? कैसे वो कत्ल के बाद वॉल्ट की तरह सीलबंद कमरे में से बाहर निकल सकती थी? यहां मैं एक बात की और तस्दीक कर दूं कि वहां वैसी भी किसी ट्रिक की गुंजाइश नहीं है जैसे तुमने मुगल बाग के प्रेमचंद ओसवाल के कत्ल वाले केस में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई थी। यानी कि चाबी को धागे से बांधकर बाहर से की होल में नहीं खींचा जा सकता? नहीं खींचा जा सकता। वो पुराने स्टाइल की भारी चाबी है और यूं खींचने वाली नहीं। फिर उसे चाबी जैसे ही पुराने स्टाइल के भारी ताले में ताकत लगाकर घुमाया जाना होता है। ये सब किसी धागे या तार के जरिए चाबी के छेद में से नहीं किया जा सकता। ना ही ये चुटकियों में हो जाने वाला काम है। ऊपर से ये ना भूलो कि जब गोली की आवाज महल में गूंजी थी तब रूप कंवर, सूर्य प्रताप और नौकरानी इमरती तीनों पहली मंजिल पर थे और भानु प्रताप पता नहीं कहाँ था। अब मौजूदा हालात में अगर कत्ल हुआ है तो बताओ कैसे हुआ है? खासतौर से ये बताओ कि कैसे रूप कुंवर कातिल हो सकती है। यही तो। सुनील बड़बड़ाया, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आने लायक कुछ हो तो समझ में आए ना। प्रभुदयाल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, रिपोर्टर साहब, यूं मरा अगर बड़ा भाई गगन प्रताप होता तो भी मैं तुम्हारी बात को किसी तरह से खातिर में लाने को तैयार हो जाता, क्योंकि गगन प्रताप वो शख्स है जिससे राजकुमारी खास नफरत करती है। वही वो शख्स है जो गगन महल के पीछे पंजे झाड़ कर पड़ा हुआ था, लेकिन जिसके हाथों में गगन महल राजकुमारी किसी सूरत में पड़ने नहीं देना चाहती थी। अपनी इस जिद के तहत उसने गगन प्रताप का खून कर दिया होता तो कोई बात भी थी, लेकिन गगन प्रताप तो उस वारदात से पहले, बहुत पहले वहां से कूच कर चुका था। रिपोर्टर साहब, एक नहीं कई गवाहों के बयानात से यह निर्विवाद रूप में स्थापित हो चुका है कि गगन प्रताप अपनी विलायती स्पोर्ट्स कार पर सवार होकर उसे खुद ड्राइव करता हुआ सुबह 7:30 बजे महल से रुखसत होता देखा गया था। इस बात के गवाह सूर्य प्रताप, भानु प्रताप और दरबान दिलेर सिंह हैं। 7:50 पर उसने जेरी टाउनशिप के पेट्रोल पंप से कार में पेट्रोल डलवाया था। गवाह पेट्रोल पंप अटेंडेंट है जो कि गगन प्रताप को पहचानता था। 9:15 बजे वो राजनगर एयरपोर्ट पर तेहरान की फ्लाइट के लिए चेक इन कर रहा था। अपनी कार वो वहीं एयरपोर्ट पर छोड़कर गया था और चाबी वहां अपने ट्रैवल एजेंट मनचंदा को सौंप कर गया था। वो कार वापस उसके गैराज में पहुंच भी चुकी है। सुबह 10:30 बजे वो तेहरान के लिए उड़ गया था। उसके तेहरान और फिर आगे काहिरा पहुंचा होने की तस्दीक पहले ही हो चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ रिपोर्टर साहब? इसका मतलब ये हुआ कि गगन प्रताप तो हर हाल में तस्वीर से बाहर है। वो न कातिल हो सकता है और न मकतूल हो सकता है। ठीक? सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। मरने वाला सूर्य प्रताप नहीं हो सकता क्योंकि वो जीता जागता सही सलामत मौजूद है। वो भानु प्रताप नहीं हो सकता क्योंकि उसकी चमड़ी की रंगत पीली और बालों का रंग भूरा बताया जाता है, क्योंकि लाश का नहीं पाया गया। अब बोलो कौन बचा? बचा तो चंद्र प्रताप ही, लेकिन मैंने श्री प्रकाश नाम के एक और शख्स की बाबत भी सुना है
जो कि मोटे तौर पर शक्ल सूरत और कद काठ में उन बहन भाइयों जैसा ही बताया जाता है। यानी कि हतप्राण चंद्र प्रताप नहीं वो हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? रिपोर्टर साहब, जरा अकल से काम लो। अगर मरने वाला वो शख्स है तो फिर उसकी उंगलियों के निशान चंद्र प्रताप के सेफ्टी रेजर, कंघी, ब्रश जैसे निजी सामान पर कैसे पाए जा सकते हैं? ये भी ठीक है। तो फिर गलत क्या है? शायद कुछ नहीं। अब ये श्री प्रकाश कहाँ है? क्या पता कहाँ है? पुलिस हिरासत में नहीं है? खामखा? क्या किया है उसने? यानी कि पुलिस संतुष्ट है कि उसने कुछ नहीं किया? हाँ, उसने कुछ किया हो ही नहीं सकता। उसका कोई अता पता? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कृपाराम को मालूम होगा। मैं उससे दरियाफ्त करूंगा। श्री प्रकाश के पीछे पड़कर कुछ हाथ नहीं आने वाला रिपोर्टर साहब, अपना वक्त ही जाया करोगे? कोई बात नहीं, बहुत वक्त है मेरे पास। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, आपकी तमाम बातें कबूल बंदा नवाज, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह फिर भी कायम है कि 32 लाख रुपए की एक ऐसी रकम गायब है जो अपनी जिंदगी में चंद्र प्रताप सिंह की मिल्कियत होती थी। जरूरी नहीं कि उस रकम के गायब होने का उस रोज की खूनी वारदात से कोई रिश्ता हो। वो रकम किसी ने बाद में ये सोच के कब्जाई हो सकती है कि अब वो हथप्राण के तो किसी काम के नहीं। किसने? जाहिर है कि किसी सगे वाले ने, क्योंकि किसी नौकर चाकर की तो ऐसी मजाल हो नहीं सकती। ऐसी किसी रकम की सबसे ज्यादा जरूरत तो रूप कंवर को ही थी, तो वो उसी ने उड़ाई होगी। क्या पता उसने उस रकम की हिफाजत के लिए ही भानु प्रताप को कहीं छुपाया हुआ हो। मुमकिन है कि उसकी मंशा ये हो कि रकम भी तभी प्रकट हो और भानु प्रताप भी तभी प्रकट हो जबकि मामला पूरी तरह ठंडा पड़ चुका हो। ये बात हो सकती है। माई बाप, आपकी जानकारी के लिए मैं कल फिर गगन महल जाकर रूप कंवर से मिला था और भानु प्रताप के बारे में मैंने उससे खास तौर से सवाल किए थे। जवाब में उसने भानु प्रताप के गायब होने को उसकी जिंदगी का एक आम, निहायती मामूली और स्वाभाविक घटना करार दिया था और वो किसी भी कोण से अपने गायब भाई के लिए कतई फिक्रमंद नहीं लगती थी। वो गायब होगा ही नहीं। वो दुनिया के लिए गायब होगा, उसके लिए गायब नहीं होगा। आपको उस रकम की बाबत रूप कंवर से या सूर्य प्रताप से सवाल नहीं करने चाहिए। ये कृपाराम का काम है। वो करेगा। प्रभुदयाल एक क्षण हिचका, फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। वो बोला, भाई जब वारदात को खुदकुशी का ओपन एंड शट केस मान लिया जाएगा तो उस रकम का क्या रोल रह जाएगा? कोई रिपोर्ट तो किसी ने दर्ज कराई नहीं हमारे पास उस रकम के गायब होने की, जिसकी बिना पर की पुलिस कोई तफ्तीश करती। रिपोर्ट कौन दर्ज करा था? उस रकम का मालिक तो मर गया। वही तो। वो रकम उद्देश्य हो सकती है। किस बात का? कत्ल का। फिर पहुंच गए वापस उसी मुकाम पर। वही, ये कत्ल का केस है तो किसी तरीके से साबित करके दिखाओ। साबित नहीं कर सकते तो शक की कोई गुंजाइश ही पैदा करके दिखाओ कि कैसे ये कत्ल का केस हो सकता है। कैसे करके दिखाऊं? मेरे पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं। अच्छा, नहीं है? चंद्र प्रताप की कोई तस्वीर मिली? महल से नहीं मिली। वहां किसी के पास नहीं थी। न चंद्र प्रताप की, न गगन प्रताप की और न भानु प्रताप की। अलबत्ता पासपोर्ट ऑफिस से हमने चंद्र प्रताप की तस्वीर हासिल की है, लेकिन पासपोर्ट वाली तस्वीरें कैसी होती हैं वो तुम जानते ही हो। ये हैरानी की बात नहीं कि उसके फ्लैट पर उसकी कोई तस्वीर मौजूद नहीं थी। कोई हैरानी की बात नहीं। तस्वीरें खिंचवाने का शौक हर किसी को नहीं होता। तस्वीरें बिना शौक भी तो खिंच जाती हैं जनाब। मसलन शादी ब्याह में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में। वो ज्यादा सोशल आदमी नहीं होगा। मुमकिन है उसकी ऐसी कोई तस्वीर कभी खिंची ना हो। खिंची हो तो किसी ने उसे कॉपी ना दी हो। दी हो तो उसने संभाल के रखने की जरूरत ना समझी हो। आजकल वीडियो फिल्मों का भी बहुत रिवाज है। कहीं किसी वीडियो फिल्म में वो हो सकता है।
जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसी फिल्म की बरामदगी से हमें क्या हासिल होगा? लाख रुपए का सवाल है। देखो, तुम ये भूल रहे हो कि वो आदमी गबन का अपराधी था और उसे किसी भी घड़ी अपनी पोल खुल जाने का पूरा पूरा अंदेशा था। ऐसा पंछी कहीं उड़ जाने के लिए पर तोलता हो सकता है। अपनी सिक्योरिटीज वगैरह बेचकर 32 लाख रुपया खड़ा करना भी उसकी यही नीयत उजागर करता है कि वो हमेशा के लिए कहीं खिसक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन खिसका नहीं, आत्महत्या कर ली। इसलिए कर ली क्योंकि उसे अपनी गिरफ्तारी अवश्यंभावी लगने लगी थी। तुम खुद गवाह हो कि मैं महल में सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचा था। मैं जरा जल्दी पहुंचा होता तो वो इस घड़ी जेल में बंद होता। लिखा क्या था उसके नाम शहर से आई चिट्ठी में? पता नहीं। वो चिट्ठी तो बरामद हुई ही नहीं। लगता है कि उसे उसने पढ़ने के बाद नष्ट कर दिया था। क्यों? व्हाट डू यू मीन क्यों? अरे, आत्महत्या की ओर अग्रसर व्यक्ति क्या उस चिट्ठी को फ्रेम करा के अपने पीछे अपनी यादगार के तौर पर दीवार पर टांग कर जाता? बहरहाल बात यह हो रही थी कि वो कहीं खिसक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सुनील बोला। हाँ, इसलिए वो अपने पीछे अपने फ्लैट में झाड़ू फेर कर गया, जहां की उसके पहनने के कपड़ों के अंदर और चंद रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के अलावा कुछ नहीं था। जरूर इसलिए वहां कोई तस्वीर, कोई चिट्ठी पत्री वगैरह भी नहीं है। और कोई बात? रूटीन के तौर पर की गई पूछताछ में एक बात मालूम हुई है, लेकिन उसका केस से कोई रिश्ता साबित नहीं होता। अलबत्ता वो बृहस्पतिवार सुबह 7:50 पर झेरी टाउनशिप के पेट्रोल पंप पर गगन प्रताप की हाजिरी जरूर स्थापित करती है। क्या बात है वो? गगन प्रताप ने वहां पेट्रोल डलवाने के बाद पेट्रोल की कीमत 500 रुपए के एक नए नकोर नोट से चुकाई थी। नोट बिल्कुल नया था और गड्डी में सीरीज का पहला ही था। इसलिए हमने उसके बैंक से पूछताछ की थी तो पाया था कि उसने बुधवार सुबह अपने बैंक से 50,000 रुपए का एक चेक बनवाया था, जिसका भुगतान उसे एक नई नकोर अनखुली 5-500 के नोटों की गड्डी के रूप में किया गया था। उन नोटों के नंबरों का बैंक में रिकॉर्ड था और पेट्रोल पंप पर दिया गया 500 का नोट उसी गड्डी का था जो कि गगन प्रताप को भुगतान में मिली थी। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, प्रभुदयाल व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। बहुत मुश्किल है इसका मतलब समझना। नहीं, आसान ही है। सुनील एकाएक उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया बंदा नवाज, कॉफी का भी और इस गरीब रिपोर्टर के लिए आपके आज के उदारतापूर्ण रवैये का भी। अब बंदा रुखसत होता है। नमस्ते। प्रभुदयाल ने अनमने भाव में सहमति में सिर हिलाया। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत को उसने उसके बेडरूम में पलंग पर बैठे चाय पीते और चार मीनार के कश लगाते पाया। आओ प्यारे, जी आए नु। रमाकांत उसे देखकर बोला। आज जल्दी उठ गए? सुनील पलंग के करीब एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। हाँ, रात ठीक से नींद ही नहीं आई, मैं आई हुई। क्या टाइम हुआ है? 12:30 बजे। फिर तो वाकई जल्दी उठ गया। फिर सो जाओ। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन यार आया है, उसके लिए कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। तुम मेरी परवाह न करो, मैं फिर आ जाऊंगा। मैं को गया वक्त थोड़ा ही हूं जो लौट के ना आ सकूं। हाँ, ये आवाज जुलाई दिया मस्खरियां मां पहनना। सुनील हंसा। उसने जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। रमाकांत ने अपने बचे हुए सिगरेट से नया सिगरेट सुलगाया और बोला, चाय पियोगे? कैसे पीऊंगा? कहीं दिखाई देगी तो पीऊंगा ना। ओए मां सदके, चाय में क्या देरदार है, अभी दिखाई देती है। रमाकांत ने उसके लिए चाय बनाई और प्लेट में रखकर कप उसे थमाया। इस क्रिया में वो आगे को झुका तो सुनील के नथनों से सिगरेट और शराब की मिलीजुली गंध टकराई। आज उठते ही पी ली? पागल हुआ है? इतना खुशकिस्मत कब से हो गया मैं? महक तो रहे हो। एक कल की महक है, जल्दी जो जाग गया। प्यारे हो, जो आज पी हो तो हराम की पी हो। ये तो कल की पी हुई मैं का खुमार बाकी है। क्या कहने? आजकल तो शाम को नहीं आता। परसों आया तो था, जब तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़कर गया था।
वो कोई आमद थी? वो कोई शाम थी? वो तो तू अपने मतलब से आया था और मतलब हल होते ही खिसक गया था। मेरा सवाल ये था वीर मेरे कि तू शाम वाली शाम को क्यों नहीं आता, जबकि यार के साथ बहार होनी होती है और मित्र प्यारे के साथ मेला लगना होता है। आजकल काम बहुत है, मेला लगाने का वक्त नहीं लगता। मेला न सही, चीयर्स बोलने तो आ जाया कर। आजकल उसके लिए भी वक्त निकालना मुश्किल है। तू तो फिर 24 घंटे का मुलाजिम हो गया अपने अखबार का। ऐसा ही है कुछ कुछ। वैसे पीता तो होगा, चीयर्स नहीं बोलता होगा लेकिन पीता तो होगा। ये भी कोई पूछने की बात है पूछने की बात। तेरे फुल वटे पापा जी जो भी बात पूछे वो पूछने की बात होती है, समझे? समझा। अब बोल, कब पीता है, कौन सी पीता है, क्यों पीता है, कितनी पीता है, किसके साथ पीता है? तौबा, इतने सवाल एक साथ। मैं बारी बारी पूछ लेता हूँ काका बली। बोल, कब पीता है? गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हो रोज अब्रो शब महताब में। बल्ले, कौन सी पीता है? आज अच्छी पीली खराब पीली जैसी मिली शराब पीली। मैं सदके जावा, क्यों पीता है? पीता हूं इसलिए कि जल जाए जवानी मेरी, वरना किसी शौक की खातिर तो मैं नहीं पीता। भाई वाह, कितनी पीता है? जब हुआ गम चढ़ा ली 2 बोतल इकट्ठी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद अकबर की दौड़ भट्टी। ओए माँ सदके, गम कोई रोज रोज थोड़ा ही होता है। वैसे कितनी पीता है? वैसे कभी दरिया नहीं काफी, कभी कतरा है बहुत। किसके साथ पीता है? साथ की क्या अहमियत है? अच्छा, नहीं है। हमेशा बादा ख्वारों पर खुदा को मेहरबान देखा, जहां बैठे घटा उठी, जहां पहुंचे बहार आई। क्यों भाई, कल रात के किसी मुशायरे में था? सुनील हंसा। अब बोलो। फिर वो चाय का कप वापस रमाकांत के सामने पड़ी ट्रे में रखता हुआ बोला, क्या खबर है? मेरा मतलब है अगर कोई खबर है तो। क्यों नहीं होगी भाई? यानी कि है? कई हैं। बढ़िया। पहले कंजरी की सुन। मंजरी मंजरी की। एक ही बात है। नहीं है एक ही बात। नहीं ते ना सही। अब कुछ सुनेगा अभी? सुन रहा हूं। प्यारे, इस औरत की बाबत ये पता लगा है कि गगन महल के वासियों का और इसका बचपन इकट्ठे ही बीता था। नौजवानी में चंद्र प्रताप और गगन प्रताप दोनों इस पर दिल रखते थे। ये भी दोनों से ही फ्लर्ट करती थी, लेकिन पट्टी ने शादी किसी और से कर ली थी, जो कि चली नहीं, और अब नौबत तलाक तक पहुंची हुई है, जो कि एक आध महीने में सेटल हो जाने वाला है। शादी से पहले यहाँ राजनगर में इसकी गगन प्रताप और चंद्र प्रताप दोनों से रेगुलर मेल मुलाकात थी, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि झुकाव इसका चंद्र प्रताप की तरफ ज्यादा था। डांस की, डिस्को की बहुत शौकीन बताई जाती है, और कभी वो शाहजहां के डिस्को हाइडआउट में चंद्र प्रताप के साथ अक्सर जाया करती थी। तब इसका रेगुलर दूसरा ठिकाना मैजेस्टिक सर्कल पर लिबर्टी बिल्डिंग में स्थित 4 स्टार नाइट क्लब था, जहाँ की ये गगन प्रताप के साथ अक्सर देखी जाती थी। फिर तो बहुत पहुंची हुई औरत हुई जो 2 जनों से गहरे ताल्लुकात बनाती रहने के बावजूद तीसरे की बांह पकड़कर चल दी। प्यारे हो, माँ बाप ने ऐसे ही तो इसका नाम कंजरी नहीं रख दिया होगा। मंजरी। एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? और माँ सदके, कभी कभी नामकरण बूझो तो जाने के स्टाइल से भी किया जाता है। बाकी के 2 भाई नहीं थे उसके पीछे? नहीं थे। एक के पाँव में चक्कर बताया जाता है और दूसरे की खोपड़ी में। एक कहीं टिकता तो पीछे पड़ता, दूसरे में इन बातों की अकल होती तो पीछे पड़ता। ये भी ठीक है। तो कभी ये औरत गगन प्रताप और चंद्र प्रताप दोनों की जिंदगी में पैबस थी। कभी ये दोनों भाइयों के बीच एक संपर्क सूत्र था। हाँ, यानी कि एक भाई ने दूसरे के बारे में कुछ जानना हो तो वो उससे पूछे बिना अपना मतलब मंजरी से भी हल कर सकता था।
और पासपोर्ट ऑफिस के जरिए जौहरी ने गगन प्रताप, सूर्य प्रताप और चंद्र प्रताप की तस्वीरें हासिल की हैं। मैं अभी दिखाता हूँ। रमाकांत उठकर एक वार्डरोब के करीब गया और उसने उसमें से 3 तस्वीरें निकाल ली। सुनील गौर से उन तस्वीरों का मुआयना करने लगा। चंद्र प्रताप को और गगन प्रताप को तो मैंने देखा नहीं, सुनील बोला। इसमें तो सूर्य प्रताप ही सूर्य प्रताप जैसा नहीं लगता। पुरानी तस्वीरें हैं, रमाकांत बोला। ऊपर से जो तुम्हारे हाथ में है वो तस्वीरों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को हासिल करने के लिए जो 900 रुपए खर्च हुए हैं वो भी देगा या ठहर के? ठहर के। अभी क्यों नहीं? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं तस्वीर देख रहा हूँ और अपने यार की ऐसी बातें सुन रहा हूँ जिनमें से एक एक लाख लाख रुपए की है। जहाँ लाखों की बातें हो रही हों वहां सैकड़ों का जिक्र अच्छा नहीं लगता। मैं सदके जावा। अब आगे बढ़ो, हथप्राण के बारे में कुछ उचरो। उचरता हूँ। सुनो, ये चंद्र प्रताप का घोड़ा जरूर कोई घोंगा था जो अपनी जिंदगी में अपने शैल से बाहर नहीं निकलता था। ऐसा ही कुछ उसके फ्लैट वाली इमारत के मैनेजर ने भी कहा था। जरूर कहा होगा। माँ यह बहुत ही पर्दादारी रखता था अपनी पर्सनल लाइफ की। जौहरी कहता है कि उसने उसकी लाइफ के जिस किसी पहलू को भी टटोलने की कोशिश की थी उसे आगे दीवार ही मिली थी। मसलन वो जिमखाना क्लब का मेंबर था, लेकिन वहां शायद कभी जाता था। वो स्थानीय गोल्फ क्लब का भी मेंबर था, लेकिन ना तो वहां कभी गोल्फ कोर्स पर गोल्फ खेलता देखा गया था और ना ही वो कभी वहां के कार्ड रूम में कोई ताश वाश खेलता। यानी कि उसकी सोशल लाइफ सिफर थी। सिफर तो नहीं थी मोतियों वाले हो। गाहे बगाहे वो अपने घर पर डिनर पार्टीज तो अरेंज करता था। सुनने में आया है कि वो पार्टियां बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही एंटरटेनिंग होती थी। आई सी। अपने ऑफिस में भी वो लोगों से खास हिलता मिलता नहीं था और उनसे उतना ही वास्ता रखता था जितना कि निहायत जरूरी होता था। फाइनेंस की उसको बहुत समझ बताई जाती थी। स्टॉक एक्सचेंज का वो बहुत बड़ा ज्ञाता बताया जाता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बाबत किसी को कोई टिप देने में एतबार नहीं रखता था। यानी कि सोसाइटी में वो कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी नहीं था। यही समझ लो, कोई घर घुसरा और खुश्क मिजाज शख्स पॉपुलर हो तो करिश्मा ही समझो। यानी कि घर में पार्टियां देने के अलावा वो तकरीबन कुछ भी नहीं करता था। करता था, सैर करता था, देश विदेश की, बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, लंदन अक्सर जाता था, लेकिन अपने सैर सैर सपाटे की कभी किसी से जिक्र नहीं करता था। जैसे लोग फॉरेन होकर आते हैं तो अपनी मौज मस्ती के किस्से सुनाते हैं, अपनी फॉरेन की खरीद फरोख्त की नुमाइश करते हैं, अपनी कोई तस्वीरें या वीडियो फिल्म दिखाते हैं, वैसे वो ऐसा कुछ कतई नहीं करता था। यही वजह है कि उसकी वाकफियत के दायरे में उसकी बाबत पूछताछ करने का कोई नतीजा नहीं निकला। कोई कुछ जानता ही नहीं उसकी बाबत, सिवाय इसके कि वो एक फाइनेंसर था और किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। वो सप्ताहांत अक्सर अपने फ्लैट में नहीं होता था। ऐसा मुझे उसके फ्लैट वाली इमारत ज्योति टावर के मैनेजर से मालूम हुआ था। उस एक आध दिन के लिए वो हांगकांग, सिंगापुर तो क्या जाता होगा। क्या ऐसी भी कोई भनक मिली कि अपना ऐसा वक्त वो कहाँ बिताता था? रमाकांत ने इनकार में सिर हिलाया। शहर में उसके किसी दूसरे ठिकाने की कोई खबर लगी? ना। फिर क्या बात बनी? सुनील निराश स्वर में बोला। बात नहीं बनी मोतियों वाले हो, लेकिन यकीन जानो, बात बनाने में जौहरी ने कोई कोशिश उठा नहीं रखी थी। उसने तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में मौजूद रिकॉर्ड इस उम्मीद में चेक करवाया था कि शायद उस पर उसके किसी और आवास का पता दर्ज हो, लेकिन ऐसा कुछ ना निकला। अथॉरिटी के रिकॉर्ड में उसका ज्योति टावर वाले फ्लैट का ही पता दर्ज है। ओह। फिर हमें उसकी कार इंश्योरेंस का रिकॉर्ड टटोलने का ख्याल आया। मैंने सोचा शायद उसकी कार के इंश्योरेंस में घर का कोई और पता दर्ज हो। हाँ। नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ज्योति टावर वाला ही पता था, लेकिन तब रूटीन में ही एक और बात सामने आई थी जो पता नहीं तुम्हारे किसी काम की है या नहीं। क्या? सुनील की उम्मीद फिर जागी।
पिछले दिनों उसकी कार का एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था। वो धोबी नाका क्रीक वाले कृष्णा नदी के पुल से गुजर रहा था कि एक कार उसकी कार से भिड़ गई थी। गलती किसकी थी, चंद्र प्रताप की या दूसरी कार वाले की? दूसरी कार वाले की। उसने अपनी गलती को साफ साफ कबूल भी किया था। दोनों गाड़ियां एक ही इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योर्ड थी, इसलिए मामला बिना तूल पकड़े जल्दी रफा दफा हो गया था। इंश्योरेंस कंपनी वालों का कहना है कि पिछले 6 साल से चंद्र प्रताप की गाड़ी का उनके पास इंश्योरेंस था, लेकिन उसने कभी किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं की थी और हर साल नो क्लेम बोनस हासिल किया था। यानी कि 6 साल में वो इकलौता एक्सीडेंट था जो चंद्र प्रताप की गाड़ी का हुआ था। वो भी किसी दूसरे की गलती थी। कौन था वो दूसरा शख्स? बलवंत राय नाम है उसका, कोई सरकारी अफसर है। तारकपुर रोड पर बंगला नंबर 5 में रहता है। जहरी मिला उससे? नहीं मिला। उससे मिलके क्या हासिल होता? शायद कुछ हासिल होता। जब कहीं से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है तो ऐसी एक जगह और सही। मैं भेजूं जौहरी को उस शख्स के पास? अब कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही मिलके आता हूं उससे। एकाएक सुनील उठ खड़ा हुआ। अरे, कहाँ चल दिया? रमाकांत हड़बड़ाकर बोला। तारकपुर रोड। अभी क्या जल्दी है, लंच करके जाना। लंच में अभी बहुत वक्त है, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। वादा? पक्का। जीते रहो प्यारे हो, जवानियां मानो बढ़िया उम्र। मैं तुम्हारी कार ले जाऊं? ले जाओ प्यारे हो, एक क्या चारों ले जाओ। गोली की दी तो गहने की दे। फिलहाल एक ही काफी है। चाबी नीचे ऑफिस से ले लेना। शुक्रिया। और लौट के जरूर आना। जरूर। अगला दृश्य। तारकपुर रोड पर बलवंत राय के बंगले तक सुनील बड़ी सहूलियत से पहुंच गया। वो कोई 52-53 साल का निहायत तंदुरुस्त व्यक्ति निकला। उसने सुनील को सादर अपने ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं तुम्हारे नाम से वाकिफ हूं, वो बोला। हमारे यहाँ ब्लास्ट ही आता है। जानकर बहुत खुशी हुई, सुनील अदब से बोला। कैसे आए? सुनील ने बताया। उस एक्सीडेंट में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? बलवंत राय ने पूछा। मेरे अखबार की दिलचस्पी है। चंद्र प्रताप सिंह की मौत की खबर तो आपने अखबार में पढ़ी ही होगी। पढ़ी थी तो आत्महत्या कर ली बेचारे ने। पुलिस की निगाह में। यानी कि तुम्हारी निगाह में नहीं? मेरी निगाह में उस वारदात पर कुछ ऐसे सवालिया निशान लगे हुए हैं जिनको पुलिस नजरअंदाज कर रही है। उन सवालों के जवाब जब तक पहुंचता उन सवालों के जवाब तक पहुंचता कोई सीधा रास्ता क्योंकि मेरी निगाह में नहीं है, इसलिए मैं दाएं बाएं के रास्ते भी टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। बलवंत राय जी, ऐसा ही एक रास्ता वो एक्सीडेंट हो सकता है जो कि आपने धोबी नाका क्रिक के पुल पर चंद्र प्रताप सिंह की कार से किया था। आई सी। याद है आपको उस एक्सीडेंट की? बिल्कुल याद है, जबकि बात पुरानी हो चुकी है। भाई, वो तनिक हंसा। उस एक्सीडेंट के बाद से कोई और एक्सीडेंट तो मैंने किया नहीं, इसलिए अपना पिछला एक्सीडेंट मुझे याद रह जाना क्या बड़ी बात है। सुना है उस एक्सीडेंट में गलती आपकी थी। थी तो सही। कैसे हो गया था एक्सीडेंट? अब क्या बताऊं, कहते शर्म आती है। आप निसंकोच कहिए, जो कुछ आप कहेंगे वो आपके और मेरे बीच ही रहेगा। यानी कि तुम उसे अपने अखबार में नहीं छापोगे? हर बात अखबार में छापने लायक नहीं होती गरीब परवर। अगर वो लगी छापने छापने लायक, तो भी ऐसा आपकी इजाजत के बिना नहीं होगा। अगर वो लगी छापने लायक, तो भी ऐसा आपकी इजाजत के बिना नहीं होगा। फिर क्या बात है? अब बताइए, कैसे हो गया था वो एक्सीडेंट? बरखुरदार। बलवंत राय तनिक आगे को झुककर बड़े राजदाराना लहजे से बोला। उस रोज उसकी कार में उसके साथ बहुत ही शानदार लड़की बैठी हुई थी।
ऐसी कि बस फिल्म स्टार भी मात खा जाएं। उस लड़की को और अच्छी तरह देखने की नीयत से मैं उसकी कार को बाएं से ओवरटेक कर रहा था कि मैं अपनी कार को काबू में नहीं रख पाया था और मेरी कार उससे भिड़ गई थी। कौन थी वो लड़की? क्या पता कौन थी। बीवी होगी उसकी। बीवी वाली संभावना नहीं है जनाब। चंद्र प्रताप सिंह शादीशुदा नहीं था। ओह, तो फिर कौन थी वो? आप बताइए। मुझे क्या मालूम। एक्सीडेंट के बाद भी पता न चला? कैसे चलता? वो लोग खुद ही कुछ बताते तो बताते। मैं थोड़ा ही उनसे रिश्ते की बाबत सवाल कर सकता था। वो खुद भला क्यों बताते? वही तो। और फिर वो लड़की तो कार से बाहर भी नहीं निकली थी। वो वो चंद्र प्रताप सिंह ही बाहर निकलकर आग बबूला होता हुआ मेरे पर बरसने लगा था। मैं साफ साफ अपनी गलती मान रहा था और उसका कोई भी खामियाजा भुगतने की पेशकश कर रहा था। लेकिन वो तो मेरे से यूं पेश आ रहा था जैसे उसी क्षण मुझे और मेरी कार को उठाकर दरिया में फेंक देना चाहता हो। उसकी कार की बॉडी में बस एक डेंट पड़ा था, लेकिन वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे समूची कार कंडम हो गई हो। मेरी लड़की ने तो इस बाबत टोका भी था उससे, लेकिन वो था कि लड़की, आपकी लड़की? तब कार में आपके साथ आपकी लड़की भी थी? हाँ भाई, मेरी लड़की शिक्षा तब मेरे साथ थी। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसा आदमी था वो, जो उस उम्र में अपनी बेटी की मौजूदगी में भी पराई औरतों की ताक झांक से बाज नहीं आता था? वो हंसता हुआ बोला, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। आपको मालूम है? सुनील सकपकाया। शिक्षा को क्या पता था तब मेरे मन में क्या था? लेकिन आपको पता है कि अभी मेरे मन में क्या था? वो फिर हंसा। बड़े रंगीले राजा हैं आप। जवानी में जरूर टेरर ऑफ द टाउन रहे होंगे। अभी भी क्या कमी है? वो रंगीन स्वर में बोला। फिर तो रंगीले ही नहीं, खुशकिस्मत भी हैं। बहरहाल बात कुछ और हो रही थी। तो उस एक्सीडेंट से आपका पीछा तब तक छूटा जबकि आपने अपनी गलती कबूल कर ली और गलती का कोई भी खमियाजा भुगतना कबूल कर लिया। और जब उसने मेरा नाम, पता और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वगैरह नोट कर लिया, मेरे इंश्योरेंस की बाबत सब दरियाफ्त कर लिया और मेरे से ये लिखित में ले लिया कि एक्सीडेंट में गलती मेरी थी, बावजूद इसके वो असंतुष्ट था। हाँ, वो तो मेरे से यूं पेश आया था जैसे मुझे उस सड़क पर होना ही नहीं चाहिए था जिस पर से वो गुजर रहा था। उसके साथ जो लड़की थी, उसके बारे में कुछ और बताइए। और क्या बताऊं? मैंने बोला ना कि वो कार से बाहर नहीं निकली थी। कार के भीतर भी काफी कुछ दिखाई दे जाता है जनाब। ये ना भूलिए कि कार के भीतर कोई मामूली सवारी नहीं थी। उसके भीतर वो लड़की बैठी थी जिसकी एक झलक पाने के आप ऐसे तमन्नाई थे कि एक्सीडेंट कर बैठे थे। ये कोई मानने की बात है कि जब कार आपके करीब खड़ी थी तब आपने उस लड़की का कोई नजारा करने की कोशिश न की हो? वो फिर हंसा, एक लिप्सा युक्त रंगीन हंसी। यानी कि कुछ तो देखा आपने? हाँ भाई, उतना तो देखा जितना दिख रहा था। क्या दिख रहा था? यही कि खूबसूरत तो वो वाकई बहुत थी। एकदम गोरी रंगत थी उसकी, बाल कटे हुए थे और मेहंदी किसी रंगत के मालूम होते थे। आंखें नीली थी, नाक सुतवा, होंठ पतले, थोड़ी गोल, गर्दन लंबी। और जो स्लीवलेस ब्लाउज उसने पहना हुआ था वो लो कट था और सीने पर हाथ पर दस्ताने की तरह फिट था। वो बैठी हुई थी इसलिए कद का अंदाजा मुश्किल था। अलबत्ता खिड़की के फ्रेम पर टिकी उसकी बांह से लगता था कि कद में जरूर लंबी ऊंची रही होगी। उसकी उम्र का अंदाजा मेरा यह था कि वो 25 या 26 साल की थी। दाढ़, दाढ़ में फिलिंग सोने की थी या चांदी की? क्या? मेरा मतलब है, यही ना भांप सके आप। और तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। मेरा मतलब है, यही ना भांप सके आप। और तो कोई कसर छोड़ी मालूम नहीं होती आपने। वो हंसा। आप दोबारा देखें उसे तो पहचान लेंगे। उम्मीद तो है।
कभी दिखाई दी वो दोबारा? मुझे नहीं, लेकिन शिक्षा को दिखाई दी। कब? कहाँ? उस एक्सीडेंट के कुछ ही दिन बाद, सपना में। सपना? वो नाइट क्लब जो हरनबी रोड पर है? वहीं। मेरी लड़की वहां चिट क्लर्क है। इस वक्त वो घर पर है? नहीं, वो तो सपना में ही होगी। 8 बजे तक ड्यूटी होती है उसकी। दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक। एक्सीडेंट की बाबत कोई और बात? कोई नहीं। मुझे जो मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन आपकी बेटी को ज्यादा कुछ मालूम हो सकता है, क्योंकि उसने बाद में उस युवती को रूबरू भी देखा था, सपना में। ठीक? ठीक। तो आपकी बेटी से मुलाकात सपना में हो सकती है? या आज रात 9 बजे के करीब, या कल सुबह यहीं आ जाना। जी नहीं, मेरे से इतना इंतजार नहीं होगा। मैं सपना में ही जाता हूँ। वो बड़ा एक्सक्लूसिव नाइट क्लब है, वहां हर किसी को दाखिले की इजाजत नहीं मिलती। मैं भी बड़ी एक्सक्लूसिव आइटम हूँ, गरीब नवाज। यानी कि पहुंच जाओगे वहां? उम्मीद तो है। फिर क्या बात है, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। यू सेड इट सर। अब एक आखिरी सवाल और। आप सरकारी मुलाजमत में हैं ना? हाँ। आज आप घर कैसे हैं? तुम्हारी सहूलियत के लिए। जरा नवाजी का शुक्रिया जनाब, लेकिन असल में आप। घर के कुछ जरूरी काम हैं। दफ्तर से 1 हफ्ते की छुट्टी पर हूं। आई सी। तो नहीं, लुटता हुआ बोला। सहयोग के लिए शुक्रिया जनाब। अगला दृश्य। सपना वाकई एक एक्सक्लूसिव नाइट क्लब था, जिसका मालिक कभी सोहनलाल जोशी नाम का एक बड़ा गैंगस्टर होता था। लेकिन जैसे अब नीलोफर नाम की वहां की भूतपूर्व चीफ हॉस्टेस चलाती थी। नीलोफर के खास दोस्त के तौर पर वहां उसे बहुत लोग जानते थे। वहां पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि नीलोफर उस घड़ी क्लब में नहीं थी। फिर उसके अनुरोध पर एक स्टीवर्ड उसे मैनेजर के कमरे में छोड़ गया। मैनेजर ने उठकर उसका स्वागत किया। सर, मैडम तो नहीं है, वो संकोचपूर्ण स्वर में बोला। मुझे मालूम है, सुनील बोला, लेकिन मेरा काम नीलोफर के बिना भी चल सकता है। क्या काम है सर? तुम्हारे यहाँ शिक्षा नाम की एक चिट क्लर्क है। मैं 1 मिनट उससे मिलना चाहता हूँ, यहाँ, अकेले में। ओह, मैं अभी सब इंतजाम करता हूँ सर। प्लीज। मैनेजर वहां से बाहर निकल गया। उसके पीछे सुनील एक कुर्सी पर पसर कर बैठ गया। उसने अपनी जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद जो लड़की वहां पहुंची वो शक्लो सूरत में तो मामूली थी, लेकिन सच धज में किसी नाइट क्लब की नौकरी के ही काबिल मालूम होती थी। मेरा नाम शिक्षा है, वो मुस्कुराती हुई बोली। मैनेजर साहब कह रहे थे कि आप मेरे से मिलना चाहते थे। हाँ। सुनील सिगरेट एस्ट्रे में झोंकता हुआ बोला। बैठिए। शिक्षा उसके करीब एक कुर्सी पर बैठ गई। सुनील ने उसे अपने आगमन का मकसद समझाया और उससे यह भी बताया कि उसी संदर्भ में वो उसके पिता से भी मिला था और तब सीधा उसके घर से ही आ रहा था। सारी बात सुनकर शिक्षा बोली, ओह, तो आपका असली मकसद उस लड़की का पता मालूम करना है? नहीं, सुनील बड़े सब्र से बोला। मेरा असल मकसद उस लड़की के जरिए उस शख्स का पता मालूम करना है जो कि एक्सीडेंट के वक्त उसके साथ था, जिसका नाम चंद्र प्रताप सिंह था और जो अब इंतकाल फरमा चुका है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसका पता तो एक्सीडेंट के बाद पापा ने उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर से अपनी डायरी में लिखा था। उस पते की मुझे खबर है। तो मुझे कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि इस शहर में या इसके इर्द गिर्द कहीं उस शख्स का कोई और ठिकाना भी है। मैं दरअसल उसके उस दूसरे ठिकाने की टोह में हूं, और वो ठिकाना, दूसरा ठिकाना, उस लड़की को मालूम हो सकता है जो कि एक्सीडेंट वाले रोज उसके साथ थी। आई सी। तो एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद आपने उसे यहां देखा था? हाँ। ये तो बड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है। आपकी तवज्जो कैसे गई थी उसकी तरफ?
तवज्जो ऐसे गई थी कि एक तो उस दिन इत्तेफाक से भीड़-भाड़ नहीं थी यहाँ। दूसरे जो वो गाउन पहने थी, वो मैंने अभी 2 ही दिन पहले अनोखे लाल जरीवाल के शोरूम में अभी 2 ही दिन पहले अनोखे लाल जरीवाला के शोरूम में देखा था। उस गाउन ने मुझे इतना आकर्षित किया था कि मैं उसे खरीदने को लालायित हो उठी थी, लेकिन कीमत उसके स्वर में मायूसी का पुट आ गया। कीमत सारी तमन्नाओं पर पानी फेर देने वाली थी। क्या कीमत थी? 12,000 रुपए। ओह! मिस्टर चक्रवर्ती, वैसे गाउन कोई लड़की खुद नहीं खरीदती। पैसे पल्ले से खर्चने हों तो 12,000 में 12, बल्कि इससे भी ज्यादा ड्रेसें खरीदने की जुगत बढ़ाई जाती है। वैसी ड्रेस तो गिफ्ट में ही हासिल होती है। आप ठीक कह रही हैं। इसीलिए तो कहावत है कि खूबसूरत कपड़े उन्हीं लड़कियों के लिए बनवाए जाते हैं जो कपड़ों के बिना खूबसूरत लगती हैं। वो जोर से हंसी। बिल्कुल यही बात है, वो बोली। ऐसी ही थी वो लड़की। सारी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी उसकी। अवेलेबल अगेंस्ट जनरस कंसिडरेशन। वो यहाँ अकेली आई थी? आई तो अकेली थी, लेकिन अकेले कौन आता है यहाँ? जरूर उसके पीछे कोई आने वाला था। देखा था किसी को आपने उसके साथ? नहीं। वजह? कोई खास नहीं। चिट क्लर्क की जॉब बहुत बिजी जॉब होती है। बाद में बाहर बहुत भीड़ हो गई थी। मैं बहुत बिजी हो गई। फिर नहीं गई मेरी तवज्जो उसकी तरफ। कभी गई तो वो मुझे कहीं दिखाई ना दी। शायद वो ऊपर चली गई हो। ऊपर? कैसीनो में, जो सबसे ऊपरी मंजिल पर है। आप तो बहुत कुछ जानते हैं इस जगह के बारे में। नीलोफर मेरी फ्रेंड है। नीलो मैडम आपकी फ्रेंड है? जिगरी। हम प्याला हम निवाला। ओह माय गॉड! फिर तो मुझे आपके सामने खड़े होकर बात करनी चाहिए। नन ऑफ दैट। डोंट यू स्टैंड अप। रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। फिर तनिक हिचकिचाते हुए उसने कहा, सर। तो उस रोज अगर कोई उसके साथ था तो उसे तुमने नहीं देखा? नहीं देखा। क्या पता वो चंद्र प्रताप सिंह ही हो। क्या पता। अगर वो उसका स्टडी था तो वो वही होगा। मुझे क्या पता वो उसका स्टडी था। हम्म। ये अनोखे लाल जरीवाला का शोरूम तो मुगल बाग में है ना? हाँ। वो तो बड़ी एक्सपेंसिव शॉपिंग जगह है। ऐसी जगह तुम ड्रेस खरीदने गई थी? नहीं। मैं वहां अपनी एक सहेली से मिलने गई थी जो वहां सेल्स गर्ल है। वो गाउन बाहर एक शो विंडो में एक पुतले पर डिस्प्लेड था। देखते ही मुझे उसका लालच आ गया था, लेकिन जब कीमत पता लगी थी तो उसने कंधे झटकाए। तुम्हें इस बात की गारंटी है कि वो वही गाउन था जो वो लड़की पहने थी? पूरी गारंटी है। मैं उस गाउन को भला कैसे भूल सकती हूँ? मैंने तो उसे वहां ड्रेसिंग रूम में ले जाकर पहनकर भी देखा था। अब क्या कहूँ सर, ऐसा हैंड इन ग्लव फिट आया था वो मुझे कि उतारने को जी नहीं कर रहा था। जहां ऐसी बड़ी दुकानदारी होती है वहां के ग्राहक अमूमन जाने पहचाने होते हैं। क्या पता वो लड़की उस शोरूम की रेगुलर विजिटर हो। जैसी लड़की तुम उसे बताती हो, उससे तो ये भी हो सकता है कि गाउन उसे डिलीवर किया गया हो और बिल किसी और को भेजा गया हो सकता है। फिर तो वहां शोरूम वालों को मालूम हो सकता है कि उस गाउन की खरीदार वो लड़की कौन थी। तुम्हारी सहेली वहां सेल्स गर्ल है। क्या पता वही उस लड़की को जानती हो। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी सहेली से इस बाबत पूछताछ करूं? चाहता तो यही हूं मैं। अगर तुम मेरी खातिर ये जहमत उठाना गवारा कर लो। ठीक है, मैं कल मुगल बाग जाऊंगी। आज क्यों नहीं? आज कैसे जा सकती हूँ? 8 बजे तक तो मेरी यहाँ ड्यूटी होती है। मेरी छुट्टी होने तक वो शोरूम बंद हो जाता है। मैं तुम्हें अभी छुट्टी दिलवा सकता हूँ। मैं ऐसी छुट्टी नहीं चाहती। इससे स्टाफ में बदनामी होती है। मैं कल सुबह मुगल बाग होके आऊंगी। आप कल दोपहर बाद मुझे यहाँ फोन कीजिएगा या खुद आ जाइएगा। ठीक है, सुनील उठता हुआ बोला।
सहयोग का शुक्रिया तूफाने हमदम। तूफाने उलझनपूर्ण स्वर में बोली। हमदम, अब बंदा रुखसत होता है, कल फिर मुलाकात होगी। अगला दृश्य। अगले रोज दोपहर बाद शिक्षा के माध्यम से सुनील को मालूम हुआ कि 12,000 रुपए के फैंसी गाउन की कड़क सुंदरी खरीदार का नाम मिसेस प्रेरणा पराशर था और वो प्रताप नगर में रहती थी। अनोखे लाल जरीवाला के शोरूम की वो रेगुलर विजिटर थी और वहां उसे तकरीबन हर कोई जानता था। सुनील प्रताप नगर पहुंचा। जिस इमारत में मिसेस पराशर का आवास बताया गया था, उसने उसे ताला लगा पाया। आस पड़ोस से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि मिसेस पराशर पिछले 1 महीने से घर से बाहर थी। वो घर से बाहर कहाँ थी, ये किसी को मालूम नहीं था। और पूछताछ करने पर जो तथ्य सामने आए थे वो थे, सप्ताहांत को छोड़कर उस घर में अक्सर ताला ही लगा मिलता था। उसकी बाबत ज्यादा कुछ भी कोई पड़ोसी उसकी बाबत ज्यादा कुछ कोई भी पड़ोसी नहीं बता पाया, सिवाय इसके कि वो ठाठ से रहती थी और उसके पास नई नकोर मारुति 1000 कार थी। वो जरूर कोई निहायत शर्मदार उसकी बाबत ज्यादा कोई भी पड़ोसी कुछ बता नहीं जान पता उसकी बाबत ज्यादा कोई उसकी बाबत ज्यादा कुछ कोई भी पड़ोसी नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो ठाठ से रहती थी और उसके पास नई नकोर मारुति 1000 कार थी। वो जरूर कोई निहायत सर्द मिजाज औरत थी, जो ना तो खुद पड़ोसियों से कोई वास्ता रखती थी और ना चाहती थी कि कोई पड़ोसी उससे वास्ता रखे। उसके यहाँ स्थायी नौकर कोई नहीं था, अलबत्ता 2 काम करने वाली तब रोज उसके यहाँ आती थी जबकि वो घर पर होती थी। वो दोनों औरतें इलाके में किसी और घर में काम नहीं करती थी, जो कि असाधारण बात थी। और उनका मिजाज भी अपनी मालकिन जैसा ही था, सर्द, गैर मिलनसार। पति पति था एक सर्द मिजाज, लंबा, ऊंचा, रौबदार आदमी। पासपोर्ट ऑफिस से हासिल हुई 3 भाइयों की तस्वीरें सुनील ने इलाके के पोस्टमैन को, पंसारी को, पनवाड़ी को, दूध वाले को, अखबार वाले को दिखलाई तो सबने चंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर को मिस्टर चंद्रेश पराशर की तस्वीर बताया। अलबत्ता करीबी पेट्रोल पंप के एक अटेंडेंट ने गगन प्रताप सिंह की तस्वीर की शिनाख्त पर पराशर साहब की तस्वीर के तौर पर की। पासपोर्ट ऑफिस से हासिल हुई 3 भाइयों की तस्वीरें सुनील ने इलाके के पोस्टमैन को, पंसारी को, पनवाड़ी को, दूध वाले को, अखबार वाले को दिखलाई तो सबने चंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर को मिस्टर चंद्रेश पराशर की तस्वीर बताया। अलबत्ता करीबी पेट्रोल पंप के एक अटेंडेंट ने गगन प्रताप सिंह की तस्वीर की शिनाख्त पराशर साहब की तस्वीर के तौर पर की थी। पोस्टमैन से सुनील का अति महत्वपूर्ण सवाल यह था कि पिछले 1 महीने में मिस्टर एंड मिसेस पराशर की डाक की क्या पोजीशन थी। जवाब में मालूम हुआ कि मैडम की हिदायत थी कि उसकी तमाम चिट्ठियां उनके बैंक के मैनेजर राजेंद्र वधावन के नाम रीडायरेक्ट कर दी जाएं। बैंक कौन सा था मैडम का? वैश्य कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि प्रताप नगर में ही स्थित था। सुनील बैंक पहुंचा और मैनेजर से मिला। बड़ी कठिनाई से वो मैनेजर को उस विषय पर बात करने के लिए तैयार कर पाया। अपने अकाउंट होल्डर की डाक रिसीव करना तो बैंक का काम नहीं होता जनाब, सुनील बोला। ठीक फरमाया आपने, मैनेजर वधावन बोला। लेकिन मिसेस पराशर की डाक रीडायरेक्ट होकर इसलिए मेरे पास नहीं आती क्योंकि वो इस बैंक में अकाउंट होल्डर हैं। वो काम करना मैंने महज इसलिए कबूल कर लिया था क्योंकि उन्होंने मेरे से प्रार्थना की थी और मैं उनकी प्रार्थना को ठुकरा नहीं सका था। यानी कि उनकी ये खिदमत आपने अपनी निजी हैसियत में कबूल फरमाई थी, ना कि इसलिए कि उनका इस बैंक में अकाउंट है। जाहिर है। ऐसी डाक आप आगे कहाँ फॉरवर्ड करते हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकता जनाब। ये सवाल आपसे पुलिस भी कर सकती है। मैं उनको भी नहीं बताऊंगा। उनके पास ऐसी बातें कबुलवाने के तरीके होते होंगे। चलिए छोड़िए वो बात। अब आप ये बताइए कि आपका वास्ता, आपके ताल्लुकात, आपकी
सुनील एक क्षण ठिठका और फिर अपलक उसे देखता हुआ बोला, कृपा दृष्टि सिर्फ मिसेज पराशर पर ही है या उसके पति पर भी? भाई, यहाँ अकाउंट होल्डर मिसेज पराशर हैं, यानी कि उनके पति से आपका कोई लेना देना नहीं? कारोबारी तौर पर तो कोई लेना देना नहीं। जाती तौर पर? जाती तौर पर भी नहीं। कभी मुलाकात हुई आपकी मिस्टर पराशर से? नहीं। पक्की बात? हाँ। यहाँ मिसेस पराशर का अकाउंट अपने पति के साथ जॉइंट नहीं है, जैसे कि अमूमन पति पत्नी का होता है? नहीं। मैंने उत्सुकतावश इस बाबत सवाल किया था तो मिसेस पराशर ने कहा था कि उनके पति अमूमन परदेश में रहते थे, इसलिए पति के साथ जॉइंट अकाउंट रखने का उन्हें कोई फायदा नहीं था। आप अखबार पढ़ते हैं? हाँ। फिर तो आपको खबर होगी कि पिछले हफ्ते झेरी के करीब स्थित गगन महल में चंद्र प्रताप सिंह नाम के एक गणमान्य व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ, वो खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी। अगर मैं कहूं कि वही गणमान्य व्यक्ति चंद्र प्रताप सिंह यहाँ मिस्टर पराशर के नाम से जाना जाता था तो ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। इलाके के कई लोगों ने चंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर की उस शख्स के तौर पर शिनाख्त की है जो कि यहाँ मिस्टर पराशर के नाम से जाना जाता था। सच कह रहे हो? मुझे झूठ बोलने से कोई फायदा? वो खामोश रहा। मुझे पता लगा है कि मैडम 1 महीने से घर से बाहर हैं। आप ये ना बताइए कि वो कहाँ हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बता दीजिए कि वो देश में हैं या विदेश में? विदेश में। जहां कि आप उनके लेटर रीडायरेक्ट करते हैं? उसने उत्तर ना दिया। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, तुमने अभी कहा कि मिस्टर पराशर की बतौर चंद्र प्रताप सिंह एक तस्वीर के बिना पर शिनाख्त हुई थी। ये शिनाख्त किसने की थी? मैंने। यानी कि तुम्हारे पास चंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर है? हाँ। जरा दिखाओ तो। क्या करिएगा देख के, जब आप कथित मिस्टर पराशर को पहचानते ही नहीं? हमारा एक क्लर्क उन लोगों के पड़ोस में रहता है। उसने कभी ना कभी इलाके में मिस्टर और मिसेस पराशर दोनों को एक साथ जरूर देखा होगा। मैं वो तस्वीर उसे दिखाना चाहता हूँ। वेरी गुड। बुलाइए आप अपने उस क्लर्क को यहाँ। वधावन ने सहमति में सिर हिलाया और फिर कॉल बेल बजाई। चपरासी वहां पहुंचा तो उसने आदेश दिया, जरा मखीजा साहब को बुलाना। चपरासी सहमति में सिर हिलाता वहां से चला गया। तुरंत बाद कोई एक 50 साल का चश्माधारी व्यक्ति वहां पहुंचा। मखीजा, वधावन बोला, तुम 14 ब्लॉक में मिसेस प्रेरणा पराशर के पड़ोस में रहते हो ना? जी हाँ, मखीजा बोला। वहां तुमने गाहे बगाहे मिस्टर पराशर को भी देखा होगा? देखा तो है। अच्छी तरह पहचानते हो उन्हें? हाँ। ये साहब अभी तुम्हें एक तस्वीर दिखाएंगे, तुम देख के बताना कि उस तस्वीर वाले शख्स को तुम पहचानते हो। मखीजा सुनील की तरफ आकर्षित हुआ। सुनील ने उसके सामने अपने पास उपलब्ध तीनों भाइयों की तस्वीरें रख दी। मखीजा ने तीनों तस्वीरों का मुआयना किया और फिर निसंकोच चंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर पर उंगली रख दी। ये पराशर साहब हैं, वो बोला। पक्की बात? सुनील ने बोला। हाँ, तस्वीर कुछ पुरानी है, कुछ साफ भी नहीं है, लेकिन ये है पराशर साहब की ही तस्वीर। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। मखीजा ने अपने मैनेजर की ओर देखा, फिर मैनेजर का सिर सहमति में हिलता पाकर वो वहां से रुखसत हो गया। सुनील बोला, ये दिवंगत चंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर है जो कि पासपोर्ट ऑफिस के रिकॉर्ड से हासिल की गई है, जिसकी कि अभी आपके क्लर्क ने मिस्टर पराशर के तौर पर शिनाख्त की है। कमाल है, वधावन मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। क्यों वो आदमी ऐसी दोहरी जिंदगी जी रहा था? कोई तो वजह होगी ही, कोई काम बेवजह तो होता नहीं। हम्म। अब आप इस बात को इस ढंग से सोचिए कि आपके अकाउंट होल्डर मिसेस पराशर के पति स्वर्गवासी हो गए हैं और उन्हें इस बात की खबर नहीं। जब आप मिसेस पराशर के हित चिंतक हैं तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि ये दुखद समाचार आप तत्काल उन तक पहुंचाएं?
फर्ज तो बनता है, लेकिन कैसे पहुंचाऊं, कहां पहुंचाऊं? वहीं जहां आप रीडायरेक्ट होकर अप, वहीं जहां आप रीडायरेक्ट होकर अपने पास पहुंची उनकी चिट्ठियां पहुंचाते हैं। वो चिट्ठियां मैं कहीं नहीं पहुंचाता, वो चिट्ठियां यही हैं। जी, मुझे मिसेस पराशर ने सिर्फ इतना कहा था कि जब तक वो ना लौटे मैं उनकी डाक अपने पास संभाल कर रखूं। तब क्या बात बनी? उनके घर में क्या डाक को डाकू पड़ रहे थे? क्या पता उन्होंने अपने घर की चाबी किसी ऐसे शख्स को दी हुई हो जिसके हाथ में वो अपनी डाक ना पड़ने देना चाहती हो। क्या पता। वो एक क्षण ठटका और फिर कठिन स्वर में बोला, वो मिस्टर पराशर के ही हाथ में अपनी डाक न पड़ने देना चाहती हो। यानी कि आपको नहीं मालूम कि आज की तारीख में मिसेस पराशर कहाँ है? सिर्फ इतना मालूम है कि वो कहीं विदेश यात्रा पर हैं। हाँ, 1 महीना हो गया बताते उन्हें गए हुए। तब से एक बार भी उन्होंने आपसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की? नहीं। ये अजीब बात नहीं है? क्या अजीब है इसमें? जनाब, 1 महीना काफी लंबा वक्फा होता है। इस अरसे में उनको अपनी डाक की बाबत उत्सुकता होनी चाहिए थी। शायद वो किसी जरूरी चिट्ठी की उम्मीद नहीं कर रही होंगी। गैर जरूरी चिट्ठियों की आपकी हिफाजत में महफूज रखवाने का फायदा? मेरा जवाब फिर वही है कि जरूर वो ये नहीं चाहती थी कि वो चिट्ठियां उनकी गैर हाजिरी में किसी और के हाथ पड़ें। यानी कि अहम बात ये नहीं थी कि वो चिट्ठियां उनके हाथों में पहुंचे, अहम बात ये थी कि वो चिट्ठियां किसी और के हाथों में न पहुंचे। हाँ। कितनी हैं वो चिट्ठियां? हैं 10-12। कैसी हैं? क्या पता कैसी हैं, मैंने उन्हें खोला थोड़ी है। मुझे दिखा सकते हैं? क्या फायदा? वो चिट्ठियां खोलने मैं तुम्हें दूंगा नहीं, और लिफाफे पर मिसेस पराशर के नाम पते के अलावा कुछ नहीं है। उन पर भेजने वाले का नाम पता हो सकता है, उन पर उस डाकखाने की मोहर लगी होगी जहां से कि उन्हें पोस्ट किया गया था। वधावन खामोश रहा। तो आप वो चिट्ठियां मुझे नहीं दिखाएंगे? वधावन ने बड़ी दृढ़ता से इंकार में सिर हिलाया। उन चिट्ठियों को मुझे दिखाने में मिसेस पराशर की ही कोई भलाई हो सकती है। खामखा? लेकिन जब आप ले ऑफ मिस्टर, मैं वो चिट्ठियां तुम्हें दिखाना जरूरी नहीं समझता, एंड दैट इज फाइनल। मिसेस पराशर के आपके यहाँ अकाउंट की क्या पोजीशन है? कैसी पोजीशन? मसलन किसी बड़ी रकम की हालिया निकासी? भाई, जब कोई विदेश यात्रा के लिए निकलता है तो उसे बड़ी रकम की जरूरत होती ही है। आई सी। पीछे बैंक बैलेंस की क्या पोजीशन है? ये नहीं बताया जा सकता जनाब, ये एक मामूली। नो। ठीक है, सुनील उठता हुआ बोला। थैंक यू फॉर नथिंग मिस्टर वधावन। जाने से पहले एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा। वो भी बोलो। बहुत जल्द यहाँ पुलिस का फेरा लगने वाला है। जो सवाल अभी मैंने आपसे पूछे हैं वही सवाल आपसे पुलिस वाले भी पूछेंगे। अगर उनको भी आपने अपना जवाब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं गर्दन हिलाकर ही दिया और आप अपने जवाब पर कायम रहे तो मैं आपको बहुत बहादुर आदमी समझूंगा, इनाम के काबिल। फिर मैं तोप लेकर आपको सलामी देने आऊंगा। इसी वजह से तोप ना हासिल हो सकी तो वो बड़े वाला हार लेकर, जो कि टखनों तक आता है, आपका अभिनंदन करने जरूर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते। अपने पीछे निहायत चिंतित वधावन को छोड़कर सुनील वहां से विदा हो गया।